फ्रेंड्स, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बात को बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी बंद हो चुकी है, डूब चुकी है। कि जेट एयरवेज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद 17.8% मार्केट शेयर में लीड करती है। और जेट एयरवेज ही एक ऐसी कंपनी थी जो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी और जीरो डेट कंपनी थी। उसके बावजूद भी ये कंपनी डूब गई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जेट एयरवेज डूबी नहीं, इंटेंशनली जेट एयरवेज को डुबाया गया है। जी हां, डुबाया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेट एयरवेज ने अपनी अंतिम उड़ान 18 अप्रैल 2019 को अमृतसर से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भरी। 1992 के शुरुआती दौर से ही जेट एयरवेज एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही, लेकिन आज लगभग 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जिसकी वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में एक अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री है। उसके बावजूद भी भारत की बहुत सारी एयरक्राफ्ट कंपनीज बंद हो गई। आज हम बात करेंगे उन कारणों की जिसकी वजह से इंडिया जैसे देश में इस तरह की इंडस्ट्री तेजी से बंद हो रही है। आइए इस बात को समझने के लिए इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को कंपेयर करते हैं किसी दूसरी कंट्री की एविएशन इंडस्ट्री से। फॉर एग्जांपल, यूएस जैसे देश में जहां की पॉपुलेशन मात्र 32 करोड़ है, उनके पास 7,309 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से डेल्टा के पास 901 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं और अमेरिकन एयरलाइंस के पास 956 एयरक्राफ्ट हैं। जबकि भारत जैसे देश में जिसकी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, उसके बावजूद हमारे देश में कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट 565 हैं। और यही बात इंटरनेशनल रनवे की करें तो हिंदुस्तान में दिल्ली में 3 रनवे और मुंबई में 1 रनवे है। और अगर बात यूएस की करते हैं तो वहाँ सैन फ्रांसिस्को में 6 से 7 रनवे और लॉस एंजलिस में 5 से 6 रनवे हैं। फ्रेंड्स, अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री होने के बावजूद भी जहां पर ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं, उस देश में ही कंपनीज बंद हो रही हैं। और मैं बात केवल जेट एयरवेज की नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बंद हो गई, जैसे एयर डेक्कन, किंगफिशर, सहारा एयरलाइंस और अब जेट एयरवेज। फ्रेंड्स, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का सीईओ होने के नाते जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ना तो आपको मीडिया में मिलेंगी, ना ही न्यूज़पेपर में मिलेंगी और ना ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ को वो बातें पता होती हैं, क्योंकि ये फॉल्ट्स सीईओ लेवल के होते हैं या डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट लेवल के होते हैं, जिसकी वजह से एक कंपनी इंटेंशनली या लॉस मेकिंग कंपनी होने की वजह से बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए कई बार एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर या मर्जर का सहारा लिया जाता है, लेकिन जेट एयरवेज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो नाम जिसकी वजह से एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी डूब गई और 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी बेरोजगार हो गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित हो गए। और वो व्यक्ति हैं नरेश गोयल। और कंपनी के डूबने से पहले उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में 1,45,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब आइए जानते हैं वो कारण जिसकी वजह से नरेश गोयल ने उस कंपनी को डुबा दिया। और इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अपने बिजनेस में कंसीडर करना है ताकि आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकें। नंबर 1, रॉन्ग इंटेंशन ऑफ लीडरशिप। नरेश गोयल जो जेट एयरवेज के सीईओ थे, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए उन्होंने सारे कंट्रोल एंड राइट सेंट्रलाइज कर लिए, अपने पास रख लिए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल सकते थे, उन्होंने हायर वैल्यू पर परचेज किए और उसका डायरेक्ट बेनिफिट अपने अकाउंट में लेना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन्होंने अनवांटेड अपग्रेडेशन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करने में बहुत अधिक कॉस्ट लगने लगी और उसका डायरेक्ट बेनिफिट उन्होंने अपने अकाउंट में लेना शुरू कर दिया। ये सब उन्होंने क्यों किया, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जेट एयरवेज के फेलियर का, वो है जानबूझकर मिसमैनेजमेंट किया गया। बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो हायर प्राइस पर ऑर्डर किए गए जबकि वो डिस्काउंटेड प्राइस पर आ सकते थे, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को कवर करने के लिए जब एयरक्राफ्ट को ऑर्डर में बुक किया, उसके साथ साथ ही अब तक एयरक्राफ्ट नहीं आए थे, उससे पहले ही बहुत सारा स्टाफ रिक्रूट किया गया, जैसे पायलट, एयर होस्टेस, टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ, इन सभी स्टाफ को हायर किया गया, जबकि डीजीसीए से भी अप्रूवल भी नहीं मिला था। एंड द नेक्स्ट रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ जेट एयरवेज, दैट इज प्राइस सेंसिटिव मार्केट।
इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 वर्षों से इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जबकि अगर हम जेट एयरवेज की बात करें तो फुल विजिट एयरलाइन मतलब फुल सर्विस एयरलाइन है। जबकि आज वो कंपनी लीड कर सकती है जो प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट में लोएस्ट प्राइस पर डील करने के लिए तैयार हो। और अगर बात करें, आज बहुत सारे लो कॉस्ट कैरियर एयरक्राफ्ट हैं जो सेंसिटिव मार्केट में, प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट में लो कॉस्ट पर काम करने के लिए तैयार हैं, जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर एशिया। इन कंपनीज ने आज लग्जरी को नेसेसिटी में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे जैसे लग्जरी नेसेसिटी में कन्वर्ट होती है तो साधारण और सामान्य लोगों के वर्ग तक उसकी पहुंच हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा प्राइस वॉर में हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं जो लोएस्ट प्राइस पर काम करता है। और ये प्राइस कंपटीशन तो 2003 से ही शुरू हो गया था, जब कैप्टन गोपीनाथ जी ने एयर डेक्कन को एक इकोनॉमी क्लास बेस्ड एयरक्राफ्ट के रूप में मार्केट में लॉन्च किया। और उसके बाद इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर एशिया ने कॉम्पिटिटिव मार्केट को कैप्चर किया अपने प्राइस वॉर की पॉलिसी से। फ्रेंड, जब आप किसी भी इंडस्ट्री में मार्केट को लीड करते हैं या देश की इकोनॉमी में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है, तो उस समय गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी आपकी इंडस्ट्री पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपकी कंपनी के लिए फेवरेबल होंगी तो आपकी कंपनी अप जाएगी, और यदि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके अगेंस्ट हुई तो आपकी कंपनी डाउन जाएगी। और अगर गवर्नमेंट ही घोटालेबाज हो और आपकी इंटेंशन भी घोटाले की हो तो आप और गवर्नमेंट मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। 1992 से ही जेट एयरवेज के रिलेशन यूपीए गवर्नमेंट से स्ट्रांग हो गए और उन्होंने मिलकर एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन की। 1992 से ही जेट एयरवेज के यूपीए गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छे बन गए, जिसकी वजह से 1992 से ही एयर इंडिया के प्राइम टाइम और पीक आवर्स के स्लॉट्स सभी के सभी जेट एयरवेज को दे दिए गए और जेट एयरवेज की सारी सीट फुल पैक जाने लगी और वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। फ्रेंड, जब तक यूपीए की सरकार रही, जेट एयरवेज एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के रूप में काम करने लगी, और जैसे ही एनडीए की सरकार आई तो एयर इंडिया के सारे राइट्स एयर इंडिया को वापस मिल गए, प्राइम टाइम में उनकी फ्लाइट जाने लगी और जेट एयरवेज घाटे में जाने लगी। ठीक उसी समय पर नरेश गोयल ने इंटेंशनली अपना प्रॉफिट, अपना शेयर, अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो गलती नहीं करना चाहते थे जो गलती विजय माल्या ने की और नीरव मोदी ने की, और उन्हें सही समय पर जेट एयरवेज से रिजाइन किया और अपना प्रॉफिट अंडर द टेबल मेंटेन कर लिया। अगर आप एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या भविष्य में एक बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनना चाहते हैं तो आपको मेरी इन बातों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, निजी स्वार्थ पर ध्यान न देते हुए कंपनी के विजन और कंपनी के मिशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी के हित के बारे में काम करें। किस तरह से कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, किस तरह से कंपनी ग्रो कर सकती है, किस तरह से कंपनी एक्सपेंशन पर जा सकती है, किस तरह से हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, किस तरह से अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपनी सर्विस इंडस्ट्री को और सर्विसेज देकर मजबूत बना सकते हैं, किस तरह से बहुत अधिक ग्राहक अपनी कंपनी में जोड़कर अपनी सेल को, एक्सपेंशन को, कंपनी के साइज को ग्रो कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, मैनेज योर बिजनेस एज पर द मार्केट ट्रेंड। आज बाजार में किस तरह का ट्रेंड है, उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में हमेशा इजाफा करें, उसकी क्वालिटी में सुधार करें और हमेशा ये सोचकर काम करें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करना है। ऑलवेज अपग्रेड योर पॉलिसी एज पर कंज्यूमर बिहेवियर। आज कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, वो किस तरह से आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज के बारे में आपको रिव्यू देता है, उन रिव्यू पर ध्यान दें और अपने आप को अपग्रेड करते हुए अपने कंज्यूमर का बैंक बढ़ाने का प्रयास करें और निरंतर सफलता हासिल करें। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिजाइन योर पॉलिसी एज पर द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी कंपनी की पॉलिसीज को डिजाइन करें, ताकि इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि कौन सी सरकार सत्ता में है। कोई भी सरकार सत्ता में हो, आपको हमेशा फेवरेबल बेनिफिट मिलता रहे, और वो तभी संभव है जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करेंगे। एंड द मॉरल ऑफ दिस वीडियो इज कि आप हमेशा अपने पर्सनल बेनिफिट को न देखें, हमेशा अपनी कंपनी के फेवर में काम करें, उनके कर्मचारियों के लिए काम करें, उनकी ग्रोथ के लिए काम करें, उनकी सक्सेस के लिए काम करें। तभी आप एक मिशनरी और विजनरी पर्सन बन के अपनी कंपनी को इंडिया के टॉप कंपनीज में शुमार कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।